हमेशा मुझे यही कहा उपचुनाव के और सज्जनों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल चैनल जो देश के हर जिले में उपलब्ध है। और ये चुनावी सिलसिला और 2023 की बात नेताजी के साथ में आप सबका स्वागत है। और हम लगातार किसी न किसी एक ऐसे प्रतिनिधि से, जनता के प्रतिनिधि से या फिर कहें तो मौजूदा नेता से आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में करवाते आ रहे हैं। हाल ही में हमारे साथ मौजूद हैं नितेंद्र राठौर जी, जो कि पृथ्वीपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। और इनके बारे में परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड के बहुत चर्चित चेहरे हैं और मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इनके पिताजी स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी का बहुत पुराना और बड़ा नाम रहा है। दरअसल पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद से बहुत चर्चित विधानसभा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक ऐसी विधानसभा जहां पर पूरा प्रशासन, पूरा राजनीतिक प्रभाव और तमाम तरह की चीज़ों के बाद ऐसा विपक्षी पार्टी का कहना होता है कि उसको हथियाने की कोशिश की गई है और हथियाने में काबिज हो गए हैं। आपका नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश के मेरे साथियों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस समय एक चर्चित विषय आपके क्षेत्र में बना हुआ है। पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय सुनील नायक जी की प्रतिमा का भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनावरण किया गया और उनके परिवार ने ना जाकर वहाँ पे नाराज़गी जताई है या फिर मीडिया के पास जाकर उन्होंने अपना गुस्सा जताया है। इस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, पंडित सुनील नायक जी जब तक थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी के भी उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे और एक बड़े अनुभवी और पुराने वो नेता थे। मुझे भी आप जैसे मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये जानकारी लगी है कि उनका परिवार वहाँ पे उपस्थित नहीं रहा। सबसे पहले तो मूर्ति का जो भी अनावरण कार्यक्रम था, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ। अब वो उनका परिवार उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज के अखबार में भी मैंने पढ़ा कि उनके शायद पुत्र ने कहा कि जल्दी जल्दी में अनावरण कार्यक्रम किया राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। नहीं, पर यहाँ पर गुटबाजी दिखी है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक के विरोध में जाकर उनका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा कर रहा है कि हमें भी टिकट दोबारा से या फिर इस बार मौका मिले। तो क्या इस गुटबाजी का भी कुछ असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी की सबके सामने है ही, क्योंकि एक तरफ जो वर्तमान विधायक हैं वो स्वर्गीय सुनील नायक जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम चल रहा है और उन्हीं का परिवार, उन्हीं की धर्मपत्नी, उन्हीं का पुत्र, उन्हीं के परिवार के लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। तो इससे बड़ी और गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है? और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो चर्चाएं सब जगह रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट हैं, एक नाराज भाजपा,
दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी शिवराज भाजपा। ये साबित करता है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पे है, और कांग्रेस में जो लोग गुटबाजी करते थे वो भी आज भाजपा में है और उनकी गुटबाजी उजागर है। चलिए, अभी इस गुटबाजी का असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में या विरोध में जाती है। हाल ही में कुछ समय पहले 2 वर्ष पूर्व आपने उपचुनाव का सामना किया। जी। कहते हैं कि जब हम किसी को कोई वजन देते हैं या कोई जिम्मेदारियां देते हैं तो धीरे धीरे उसको देना शुरू करते हैं, पर आपका अचानक तैयारी नहीं थी, अचानक ऐसी घटना घटी कि पिताजी नहीं रहे और आप राजनीति में एंटर हुए। साथ ही में एकदम से आपके पास ऐसा एक चुनाव जिसमें पूरी ताकत प्रशासन की भी, राजनीतिक भी और नेताओं की, मतलब तमाम तरह की चीज़ों का आपने सामना किया। तो वो बोझ आपने कैसे झेला, कैसे उस चीज़ का सामना किया, वो चुनौतियों को कैसे आपने समझा? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेरी कोई राजनीतिक तैयारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे लीडर तो हमारे स्वर्गीय पिताजी थे, और मैं तो एक सहयोगी के रूप में, जैसे मेरे परिवार के सभी लोग रहते हैं ऐसे ही मैं भी उनके सहयोगी के रूप में रहता था। लेकिन अचानक कुदरत की जो भी मेहरबानी थी और स्वर्गीय पिताजी का निधन हो गया कोविड में, और मेरा जो कार्यकर्ता रूपी परिवार है उन्होंने तय किया कि अब आपको राजनीति में आना है। मैंने उनका आदेश स्वीकार किया। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी का। मैंने पूरी निष्ठा के साथ उस उपचुनाव में कंटेस्ट किया। लेकिन आपकी बात मैं पूरी तरह से स्वीकारता हूँ कि एक विषम परिस्थिति थी। मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के भी पिताजी अचानक चले जाएं तो आप मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होते और शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होते हो। लेकिन क्योंकि मैंने जनता की सेवा का संकल्प लिया और उसके बाद सभी लोगों का आदेश हुआ और हम सब ने तय किया, तो चुनाव में मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा प्रयास किया। चुनाव के जो नतीजे आए वो सबके सामने रहे, लेकिन इस उपचुनाव में मैं नहीं कहता हूं, मैं कहूंगा भाई मैं तो अपनी पार्टी की बात रखूंगा, सब बोलेंगे कि भाई ये तो कहेंगे ये हार गए हैं। लेकिन आप हमारी विधानसभा क्षेत्र में या कहीं भी आप चले जाइए, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी पूछ लीजिए, हम गए हैं, हमने देखा है, हर आदमी आपको ये बोलेगा सवाल निकल कर आया कि प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन के दुरुपयोग से उस चुनाव को प्रभावित किया गया। और इतने मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने 11-11 सभाएं की, बड़े बड़े मंत्री, सांसद सब डले रहे वहाँ पे। ये अच्छी बात है, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके जो काम किया वो मुझे लगता है प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ था। और वो नतीजा जो भी रहा, लेकिन जनता ने हमेशा मुझे यही कहा, उपचुनाव के बाद में जनता के बीच में निरंतर उनके बीच में जाता हूँ, उनके सुख दुख में जाता हूँ, और हमेशा उन्होंने यही कहा, बुंदेलखंडी भाषा में मैं कह देना चाहता हूँ, उनका कहना था कि आप कौन हारे हो, आपका तो हरा हुआ है जबरई। तो ये एक लाइन हर जगह सुनने को मिलती है, और मुझे लगता है कि जनता जो चाहती थी कि उनका बेटा, उनका भाई ये चुनाव जीते, उन्होंने पूरा समर्थन भी किया। इसीलिए लगभग जीत चुके हैं, सिर्फ मतों में, इसीलिए लगभग 68,000 वोट आए थे। लेकिन खैर जो भी नतीजा रहा हमने उसको स्वीकार किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो जनता के मतों का दुरुपयोग किया गया, इस बार जनता पूरी ताकत के साथ अपने बेटे, अपने भाई को साथ देगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। जनता के पास हमेशा विकल्प होता है और होना भी चाहिए जी, क्योंकि वो सोच सके, समझ सके कि हमें किसे अच्छा चुन के या किसको हमें अपना प्रतिनिधि एक समय सीमा के लिए बनाना है जी। उन्हें मौका मिला, उन्होंने एक नया जनप्रतिनिधि वहाँ पर खड़ा किया जी। पर आज कहीं ना कहीं एक बार जनता के बीच में ये आवाज़ भी निकल रही है, और अमूमन देखने को भी मिल रहा है, अखबार और पत्र, समाचार पत्रों के माध्यम से भी बात सुनने को आती है कि अपराधियों का संरक्षण जाति विशेष, और या कहें कि ये होना विधानसभा में गलत संदेश है, और चुनाव जो जिस व्यक्ति का हुआ है वह अब विधानसभा को भोगना पड़ रहा है। जी हाँ, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उपचुनाव के बाद भाई लगातार कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन क्षेत्र की जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने, और मैं तो विधानसभा क्षेत्र की खासतौर पर बात करूंगा कि मेरे पिताजी ने इतने वर्ष जनता की सेवा की, उन्होंने उनका कार्यकाल देखा है, और तुलनात्मक रूप से ये 2 साल भी देखे हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस 2 साल में अगर विकास हुआ है तो अपराधों का विकास हुआ है, चोरी, लूट, हत्याएं ये सब हुई,
जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन हमारे एक केवट समाज के भाई की गुलाबपुरा मोहनगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ हत्या हो गई थी। उसके बाद बिंदारी में एक केवट समाज के भाई की हत्या हो गई थी। उसके बाद हमारे मड़िया में एक दांगी समाज के हमारे एक भाई की हत्या हो गई थी। निरंतर चाहे मनिया हो, चाहे सकेरा हो, चाहे गोवा हो, हर जगह अहरवार समाज के भाइयों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। पृथ्वीपुर नगर में एक ब्राह्मण महिला की हत्या हो गई थी। एक ब्राह्मण महिला के गले से मंगलसूत्र चुरा लिया गया था। कई चोरियां हुई। कुछ चोरियां तो ऐसी हुई जिसमें जो गवाही थे, जिनके घर में चोरी हुई, उन पे दबाव डाला गया और वो गवाही नहीं दे पाए डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि पृथ्वीपुर नगर जो अपने प्रेम के लिए, जो सौहार्द के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था, इतना माहौल खराब किया गया कि लोग इतने डर गए हैं कि आज भी लोग डरते हैं, भय में हैं। वो कहते हैं कि साहब अबे कछु दिना रुक जाओ। मतलब उनको ये लगता है कि अगर हम अपनी आवाज़, सही आवाज़ अगर उठाएंगे तो हमारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। ये इस तरह का जो माहौल बनाया गया, ऐसा पृथ्वीपुर में कभी नहीं था। और उसका कारण है जो मेरे पिताजी और मैं पृथ्वीपुर में जन्मे हैं, पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं, हमारा घर है ये। और लोग समझते हैं कि हम घर परिवार के लोग हैं, लेकिन मेरे सामने जो हैं वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, वो यहाँ के लोगों को नहीं समझते। सवाल आपसे करने वाला था कि मूलतः अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में आतंक या कहें कि किसी तरीके का प्रभाव जो गलत तरीके से था, वो उस पार्टी का, क्योंकि आए तो आखिरकार भाजपा में समाजवादी पार्टी से ही है, तो क्या वो प्रभाव उन्हें भाजपा की छवि को ना दिखाते हुए उन्होंने उस छवि को दिखाया है और वो देखने को मिल पा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए समाजवादी पार्टी, जिसने उनको नेता बनाया, अपने फ़ायदे के लिए उस पार्टी से सौदा करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कल पहली बात तो उनकी गारंटी नहीं है कि उनको कहीं और फ़ायदा दिखा है तो तीसरी पार्टी में चले जाएंगे। और दूसरी तरफ नितेंद्र सिंह राठौर, बृजेंद्र सिंह राठौर का बेटा है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किए, लेकिन मैंने कह दिया था कि मेरा रक्त कांग्रेस पार्टी के लिए है और कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं किसी सौदेबाजी में नहीं आ सकता। और दूसरी बात, ये जनता को तय करना है कि जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 35 साल राजनीति की, मेरे पूज्य पिताजी ने, कोई एक व्यक्ति आरोप लगा दे इतने वर्षों में, अगर उन्होंने किसी विरोधी का भी आर्थिक कोई नुकसान किया हो तो बताएं। लेकिन इन 2 सालों में क्या हुआ? ये जैसे ही बने विधायक बने, अच्छी बात है, जैसे भी बने, पर आप विधायक बने, आप विकास के कार्य करते, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों के बीच में जाते, लेकिन आपने नकारात्मक राजनीति की। आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या जनता, आपने नुकसान करने की राजनीति की कि इनकी बिल्डिंग तोड़ दो, इनकी ज़मीन को नोटिस दिलाओ, इनको मकान के नोटिस दिलाओ। आप इससे बेहतर होता कि व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की, पर आपको काम विकास के करने चाहिए थे। आपको युवाओं को रोजगार दिलाने पे काम करने चाहिए थे, आपको पर्यटन के विस्तार के लिए काम करने चाहिए थे। आपने वो कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ कोशिश की कि किस तरह से हम सामने वालों का नुकसान कर दें। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो एक बेचारा, वो उसकी क्या गलती है? आप उसको जो नुकसान कर रहे हो, वो तो एक समर्पित कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्पित कार्यकर्ता है। आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है पृथ्वीपुर विधानसभा में, क्योंकि आज जो राज कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के हैं, वो भाजपा में आ गए हैं। नहीं, लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान मौजूदा विधायक ने ये भी कहा है कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, पर आपके राज में, यानी कि कांग्रेस के राज में इस तरीके का हुआ है जब आप मंत्री थे, आपके पिताजी मंत्री थे या विधायक थे, बल्कि वहाँ पर काफ़ी तरीके से प्रभावित किया गया है दूसरी पार्टी, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं को। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी उदाहरण है। आप बता दिए किसकी बिल्डिंग टूटी या किसका मकान टूटा। ये तो बिना मतलब के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाया है। देखिए, उनके आरोप बेबुनियाद हैं। वो तो तमाम आरोप लगाते हैं, वो तो सामंतवाद के भी आरोप लगाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीब के लिए काम किया। हमेशा उन्होंने, भाई आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए 30 साल में, और वो कहते हैं कि उन्होंने 2 साल में पता नहीं कितने विकास कार्य कर दिए। तो 30 साल के विकास हम उन मुद्दों पर भी आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है। और पिताजी ने तो हमेशा, सबसे पहली बात तो उन्होंने किसी जाति की राजनीति भी नहीं की। उन्होंने तो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर राजनीति की। और यदि उन्होंने किसी का नुकसान किया होता तो जनता 1 बार चुनती है, 2 बार चुनती है। अगर 5 बार क्षेत्र की जनता किसी को विधायक बना रही है तो दबाव से या किसी का नुकसान करके नहीं बन सकता, वो लोगों का दिल जीत कर ही बन सकता है। ये साबित हुआ है। दिल जीतने की बात हम अब लेकर आ रहे हैं जी। वर्तमान विधायक से लोग नाराज हो रहे हैं जी, दूर हटते जा रहे हैं जी। जो पहले समर्थक थे या उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, वो आज उनके साथ नहीं है जी। क्या आप और आपकी पार्टी उनको अपने पास ला पाएगी,
या उन्हें यह विश्वास दिला पाएगी कि आप हमारे साथ आएँ तो हम विश्वास करिए कि आगे आपको साथ देंगे, आपके साथ इस तरह की दगाबाजी नहीं करेंगे जो अभी हुई है उनके साथ? जी, देखिए, आप ये जनता की बात कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं की बात कर रहे मैं हैं? जनता की बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता के लिए तो मेरा परिवार आज से नहीं कई वर्षों से समर्पित है। मेरे स्वर्गीय दादाजी जनपद अध्यक्ष रहे और हमेशा लोगों की सेवा की। उनके निधन के बाद पिताजी राजनीति में आए और पिताजी ने जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष बनने के साथ 5 बार विधायक रहे और लोगों की सेवा की, हमेशा लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहे। कई विकास कार्य, जब वो पहली बार विधायक बने तो इस क्षेत्र में 80% क्षेत्र में सड़कें थी ही नहीं, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे। आज स्थिति ये है कि 80% से ऊपर क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, विद्यालय हैं। तो ये ऐसे ही थोड़ी हो गया। और उसके साथ साथ बीच में अभी मंत्री भी रहे, मंत्री काल में। तो आप सबको याद होगा जब पिताजी पहले विधायक निर्दलीय थे तो 2003 में बेतवा और जामनी के पुल सैंक्शन हो गए थे, लेकिन 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 वर्ष उसमें उन पुलों में कोई काम नहीं हुआ। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और बेतवा जामनी के पुल दोबारा से सैंक्शन हुए। भले ही उसका फीता भारतीय जनता पार्टी ने काटा, क्योंकि अब उनकी सरकार है, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, वही करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है कि बेतवा जामनी का पुल काम आपने किया, 100% उन्होंने किया और पर्यटन के विस्तार के लिए काम किया। कई जगह निवाड़ी विधानसभा से भी पिताजी जब शुरू में रहे, आप देखिए कितनी सड़कें उस वक्त बनाई गई। आज ओरछा राम राजा की नगरी, ये कहने में मुझे गर्व है कि बुंदेलखंड का दरवाजा है एक तरह से ओरछा। और कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त पर्यटन के क्षेत्र में कई काम हुए, ओरछा में कई बड़े आयोजन हुए। आप सबको याद होगा लाड़पुरा गांव ओरछा के समीप है, जिसको पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन के तहत उस वक्त गोद लिया गया था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वहाँ पे ई रिक्शा चलाए गए थे, जिसमें महिलाओं को चलाने के लिए दिए गए थे। आज भी ये सब हो रहा है। तो ये एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की गई थी और कोशिश थी कि पर्यटन का विस्तार ओरछा से शुरू करके पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा में और साथ साथ टीकमगढ़ जिले में और बल्कि जहां जहां संभावनाएं बुंदेलखंड में है वहां पर विस्तार किया जाए, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके। आपने जिक्र निवाड़ी विधानसभा किया है जी, यह जिक्र कोई साधारण जिक्र नहीं है जी। जब भी पृथ्वीपुर या निवाड़ी का चुनाव होता है तो एक दूसरे को ये दोनों सीटें प्रभावित करती हैं। जी, पिछले चुनाव में भी आखिरी तौर पर प्रभावित करने की कोशिशें रही हैं जी। 2018 में जी। और क्या इस बार भी चुनाव प्रभाव होगा किसी तरीके से कि जैसे यहाँ कुछ अगर किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है या जातिगत समीकरण बिठाए जाते हैं तो उस पर आपका क्या असर, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब जातिगत समीकरण के तहत तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा उन्होंने पृथ्वीपुर और निवाड़ी दोनों को अपनी एक एक आँख माना। उन्होंने कहा कि मेरी 2 आँखें हैं, एक निवाड़ी और पृथ्वीपुर। तो निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ जहाँ तक पृथ्वीपुर की बात है, पृथ्वीपुर के मुद्दे अलग हैं। पृथ्वीपुर के मुद्दे आज ये हैं कि उपचुनाव में शिवराज सिंह जी ने लगातार दौरे पृथ्वीपुर विधानसभा में किए थे और उन्होंने कहा था कि 25 साल आपने कांग्रेस को दिए जी और 2 वर्ष दे के देखो। लेकिन उस 2 वर्ष में जो ये 2 वर्ष निकले हैं, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि इन्होंने चुनाव में तो इतने नारियल फोड़े कि ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे, लेकिन कई सैकड़ों काम हकीकत में वो सब काम नहीं हुए। देखिए, किसी का नारियल फोड़ देना वो काम नहीं कहलाता। काम जब माना जाता है वो काम कंप्लीट होकर आपके सामने दिखने लग जाए। तो मेरा कहना है कि पृथ्वीपुर के मुद्दे अलग हैं। पृथ्वीपुर के मुद्दे 2 वर्षों में जो अपराधों का विकास हुआ, जो लूट का, चोरी का, हत्याओं का विकास हुआ, ये सबके सामने है। उसके साथ साथ जो दबाव की राजनीति की गई, मैं कहना चाहता हूँ मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस वर्ष 42वां वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा था। वो बुंदेलखंड की जनता का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जिसमें दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, चाहे सुरेश वाडकर हो, अनूप जलोटा, पीनाज मसानी जैसे कलाकार उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ चुके हैं। साथ ही साथ 1 महीने हमारे क्षेत्र की जनता के लिए वहाँ पे मेला लगाया जाता है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, अपनी खरीदारियाँ करती हैं, तमाम आनंद लेती हैं। ऐसे टूर्नामेंट को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ पृथ्वीपुर की धरती पे खेलने आते हैं और पृथ्वीपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में वॉलीबॉल के लिए जाना जाता है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
के तहत वो चिन्हित हैं। ऐसे कार्यक्रम को नहीं होने दिया केवल इसलिए कि उनकी सरकार है और वो पावर में है ना। ये व्यक्तिगत तरीके से उस टूर्नामेंट को नहीं होने देने दिया। इससे बढ़ के किसी के बारे में नकारात्मक और क्या आप सोच सकते हो, क्योंकि वो टूर्नामेंट कोई व्यक्तिगत हमारा नहीं, वो तो क्षेत्र की जनता के लिए टूर्नामेंट था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस 2 साल में इस तरह के नकारात्मक कार्य किए गए जिनका विकास हुआ, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे 80% क्षेत्र में इन 2 सालों में बिजली से हमारा किसान साथी और गांव-गांव के लोग रो दिए। गांव-गांव में ट्रांसफार्मर डीपी जले पड़े हैं, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी है कि ट्रांसफार्मर आपको एक्स्ट्रा में रखने चाहिए, अगर कहीं जल गए हैं तो तुरंत उसकी व्यवस्था कराइए। उल्टे सीधे बिल आए, अगर जनता ऐसी गरीबी में, इतनी परेशानी में जनता बिल कैसे जमा कर पाए, नहीं किए तो कुर्की कर दी गई, किसी के टीवी, किसी की मोटरसाइकिल उठा, किसी की सिलाई मशीन उठा ली। तो ये इस तरह से जनता को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। ये लोग कहते हैं कि हमने घर घर में पानी पहुंचा दिया। अरे आप गांव में चले जाइए, हैंडपंप पे लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। दोहराने वाला था कि निवाड़ी एक दूसरा जिला है जी, जिसमें हर घर में नल जल है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पहुंचाइए ना, उनको बोलिए। गोर गाँव है, जो माननीय सांसद जी जो भी मंत्री हैं उन्होंने गोद ले रखा है, गोर गांव में पानी से रो दिए लोग, आप स्थिति पता करिए जाके। तो ये कहने की भारतीय जनता पार्टी, देखिए दिखाने में बहुत एक्सपर्ट है, पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन बहुत अच्छे होंगे, पोस्टर्स लग जाएंगे, लेकिन धरातल पे काम नहीं होते। कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम करने वाली है। जब इस देश में सुई नहीं बनती थी उस समय से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संभाला है, और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही निरंतर कि इतने वर्षों में क्या किया। ये उदाहरण पृथ्वीपुर विधानसभा है कि इतने वर्षों में मेरे पिताजी ने जो प्रेम कमाया था, जो सुख समृद्धि हमारे क्षेत्र में करी थी, जो एक प्रेम का व्यवहार, जो खुशियों के दीपक जलाए थे, उसको इस 2 वर्षों में नकारात्मक राजनीति करके इतनी खराब और दयनीय स्थिति कर दी। ये उदाहरण आप सबके सामने है कि कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है। पर जो आपने निवाड़ी विधानसभा की बात की है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और उसे भी हम जिता कर ले जाएंगे, मौजूदा समय में वहाँ पर कोई मजबूत नेता नहीं है, और 2 मौजूदा नाम मतलब निकल कर आते हैं कि ये मजबूती के तौर पर पैनल में चल रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि ये जनता में जोर शोर से चल रहे हैं जी। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे, क्योंकि पिछली बार एक चुनाव आपको भी मालूम है कि मीरा दीपक यादव लगातार पिछले 15 साल से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उनका आरोप भी कांग्रेस के ऊपर यही है कि वो कहीं ना कहीं डमी प्रत्याशी के तौर पे प्रत्याशी को खड़ा करती हैं जी। जीतने का उनके पास कुछ वोट बैंक है नहीं वहाँ पर जी। एक समय था, तब तक था जी, पर जी, अब नहीं है जी। तब वहाँ फिर क्या होगा? क्योंकि फिर प्रत्याशी वही कोई मजबूत नहीं होगा वहाँ पे। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी अपने सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे में जो भी उपयुक्त नाम निकल के आएगा, मुझे लगता है उसकी टिकट होगी। वो किस जाति का है, किस समाज का है, कौन से 2 नाम है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसमें एक आपके परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता मेरे परिवार से कौन है, आप बताओ। राजदीप राठौर जी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो तो दावेदारी कर रहे हैं या क्या है, मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसका भी नाम निकल के आएगा वो बहुत ही उपयुक्त होगा, बहुत अच्छा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी निवाड़ी में भी जीतेगी, पृथ्वीपुर में भी जीतेगी, और साथ साथ जो पुराना जिला हमारा, मेरी विधानसभा तो आदि टीकमगढ़ जिले में आती है, तो टीकमगढ़ भी जीतेगी, जतारा भी जीतेगी और खरगापुर भी जीतेगी। क्या है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा इस बात पे माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए 2 मजबूत कैंडिडेट या सामने प्रत्याशी होंगे, एक समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस से, पर दोनों ही अगर बाहर ही हो गए तो फिर बेहतर है कि घर का ही व्यक्ति चुना जाए। लेकिन अभी आपको क्या पता कि बाहरी होंगे कि घर के होंगे? मैं एक बता रहा हूँ जो नॉर्मल जनता में ये देखिए, ये बात की बात है कि कौन बाहरी होगा, कौन घर का होगा, लेकिन मेरा कहना है कि उपयुक्त प्रत्याशी होना चाहिए, जो लोगों को लगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना है तो ये वो प्रत्याशी है जिसको हमें समर्थन करना चाहिए। मेरा केवल इतना ही हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह है कि आप सर्वे कराइए, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी को उतारिए कि उनको लगे, जनता को लगे कि हाँ ये प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। कि आज ज़रूरत है एक जनता को लगने की कि हाँ ये प्रत्याशी, जनता चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन सामने प्रत्याशी उस तरह का दिखना चाहिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छा प्रत्याशी निकल के आएगा, आप निश्चिंत रहिए। कमलनाथ जी ने आरोप लगाते हुए हमेशा कहा है कि 50% कमीशन की सरकार ये चल रही है। जी जी। आपके पिताजी के कार्यकाल के विकास कार्य अभी दिख रहे हैं जी।
रोड हैं, सड़कें हैं या कई सारी चीज़ें हैं, ये जनता कह रही है वहाँ पर। जी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भी चीज़ें निकल कर आई हैं, जी। पर मौजूदा समय में सड़कें डली हैं, दिख नहीं रही हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पिताजी ने सड़कें बनाई और सबके सामने रही। आज तो अभी कमलनाथ जी ने वैसे ही आरोप लगा दिया है। तो आज तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, मैं तो हर जगह बोलता ही हूँ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाई, पुरानी रोड जो स्वीकृत थी पिताजी के टाइम से, वो रोटें डलवा दी गई, उन्होंने अपने खास खास लोगों से डलवा दी और उसमें कमीशन ले लिया होगा, तो वो कोई नई बात नहीं है। और आज तो जनता तो पूरी तरीके से हर जगह पिस रही है, क्योंकि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है इस वक्त, ये कोई जनता के वोटों से तो बनी नहीं है, ये तो जनता के वोटों का सौदा करके बनी है। क्योंकि सौदेबाजी हुई, उसके बाद जनता बन गई और सरकार बन गई भाजपा की, और शिवराज सिंह जी बनकर बैठ गए। तो जो सरकार जनता से बनी ही नहीं है, सौदेबाजी करके बनी है, तो उस सरकार में सौदे तो होने ही होने हैं ये सब। तो इसलिए कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं तिराहे चौराहे पे चेकिंग के नाम पे लूट की जा रही है, कहीं थानों में रिपोर्ट डलवाने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और रिपोर्ट हटवाने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, तहसील में चले जाइए तो पैसे लगते हैं। तो ये सरकार की शुरुआत ही जब भ्रष्टाचार से है, तो उससे कैसे उम्मीद करोगे आपके वो ईमानदारी से? वो तो हर जगह भ्रष्टाचार चल ही रहा है। आप पर लगातार ये बात आपने भी अभी सवाल जवाब में जिक्र किया है बातचीत के दौरान कि सामंतवादी वाला आरोप लगता रहा है। जी एक लंबे समय के बाद जी पृथ्वीपुर विधानसभा में जातिगत चीज़ों को लेकर काफ़ी माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जी जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जातिगत आधार पे पृथ्वीपुर विधानसभा का माहौल खराब किया जा रहा है। सामंतवाद के आरोप की बात आपने करी। मेरे पिताजी ने हमेशा हर गरीब की सेवा की, माताओं बहनों के सम्मान में कमी नहीं करी, बुजुर्गों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, नौजवान साथियों के सम्मान में कभी कमी नहीं रखी, और हमेशा सबके सुख दुख में उपस्थित होकर प्रेम का वातावरण और प्रेम का माहौल बनाया। यदि उसको भारतीय जनता पार्टी सामंतवाद का नाम लेती है तो वो लेती रहे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपने अभी साथ में बोला कि जातिगत आधार पर माहौल खराब किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिताजी जिस समाज से हैं उस समाज के वोट तो बहुत ज़्यादा विधानसभा में ना निवाड़ी में थे ना पृथ्वीपुर में है, लेकिन उसके बाद भी सभी समाज के लोगों ने मिलकर स्वर्गीय पिताजी को हमेशा अपना सहयोग दिया और आशीर्वाद दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जातिवाद से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। अगर आपको लंबी राजनीति करनी है तो आपको समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। नितिन सिंह राठौर जिस दिन से राजनीति में है, मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करना है, नौजवानों के रोजगार के लिए काम करना है, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम करना है। ये बहुत, बुंदेलखंड का नाम आते ही सबसे बड़ी समस्या पलायन आती है, और ये निरंतर बहुत बड़ी समस्या है जिस पे 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। शिवराज, अभी भी बहुत सारे गांवों में ताले पड़े हैं, लोग काम करने जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो और खेती पर निर्भर हैं, खेती के लिए पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है। कागजों में मैंने कहा भाजपा बहुत आगे है, वहाँ पानी सब जगह पहुँच चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हकीकत है कि ना बिजली है ना पानी है, लोग परेशान हैं। ठीक है ना? तो इस दिशा में काम करना है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो इस दिशा में काम करना है कि कैसे इस पलायन को रोक सकूं, कैसे नौजवानों के रोजगार के लिए काम कर सकूं और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकूं। इस दिशा में काम करना है। कैसे गांव-गांव में खेत पे पानी की व्यवस्था हो, जो एक सपना मेरे पिताजी का था, जिस पे मुझे भी काम करना है कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर जाना है। ये सपना साकार करना है, जिससे हमारे कृषि प्रधान क्षेत्र में हमारे किसान साथी हैं, उनको फ़ायदा हो, उनको नुकसान नहीं हो, उनकी सिंचाई ठीक से हो सके, है ना। साथ ही साथ तालाब में पानी हो तो हमारे केवट समाज के लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे कुशवा समाज के लोगों को फ़ायदा होगा, उनके खेत और कुएं पे पानी होगा। तो इस दिशा में काम करना है। नौजवानों के लिए पर्यटन का विस्तार, हमारे यहाँ असीम संभावनाएं हैं, चंदेलकालीन तालाब हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, इस दिशा में काम करना है। चाहे मोहनगढ़ का किला हो, चाहे मड़खेरा का सूर्य मंदिर हो, चाहे वीर सागर का मंदिर हो, चाहे अछरू माता का मंदिर हो, ये तमाम संभावनाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में हैं। ओरछा से उसको कनेक्ट करना है, साथ ही साथ पर्यटन का विस्तार करना है, जिससे वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। आज ओरछा में तमाम लोगों को रोजगार के अवसर हैं और पर्यटन से हैं, तो उसका विस्तार करेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट या उस तरह के कोई फैक्ट्रीज़ लेकर आनी है अपने क्षेत्र में, ऐसा माहौल पैदा करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और हर वर्ष उन्होंने इन्वेस्टर समिट इंदौर में कराया निरंतर, लेकिन निवेश के नाम पे आज तक कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं हुआ।
बुंदेलखंड जैसा था वैसा ही है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 वर्षों का मुख्यमंत्री जब चुनाव आते हैं तो पोस्टर लगते हैं कि शिवराज सिंह जी ने हमारे लिए पैसे भेजे हैं राखी खरीदने के लिए, शिवराज सिंह जी ने पैसे भेजे हैं दवाई खरीदने के लिए, शिवराज सिंह जी ने पैसे भेजे हैं साड़ी खरीदने के लिए। इसका मतलब कि आपने 18 वर्षों में हमारे प्रदेश की जनता को इतना गरीब बना दिया कि उनको आपके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है कि आपके भेजे हुए पैसों से उनका काम चल रहा है। ये बड़ा ही लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो कह रहे हैं कि बीमारू राज्य से हमने समृद्ध और विकासशील राज्य बनाया है, हाँ। और जहां 14,000 या 15,000 मतलब एक आमदनी का जो जी प्रति व्यक्ति आंकड़ा है जी वो पहले हजारों में था, अब लाखों में है, जी। लाख क्रॉस कर चुका है, जी। पर वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में है। देखिए, प्रति व्यक्ति का आंकड़ा तो कहाँ पहुंच रहा है, आप सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कितने कर्ज में डूब गया है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश को इतने कर्ज में डुबा के आज भी जो प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, और अगर ये लाडली बहना के नाम पे और ये जो जनता के साथ कर रहे हैं तो ये क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? आपने कितना बड़ा धोखा जनता के साथ किया। आपने कहा कि सावन के महीने में हम 450 में सिलेंडर देंगे, और 2 दिन में सावन का महीना खत्म हो गया, लोग लाइन में लगे रहे, उनको कुछ उसका लाभ ही नहीं मिला। पर अनुमानित ये सूत्रों का हवाला है और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है जी या और ऐसा मान रही है, और उनके अपने निजी सर्वे में इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं जी कि जहां उन्हें सीटों को जो सर्वे में आ रहा था उसमें लगभग लाडली बहना योजना के बाद 20 से 30 सीटों का उछाल आया है। जी। क्या इसका फर्क बड़े तौर पर पड़ेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, ये जहां सरकार का माहौल बनने का नहीं है तो बनने की तरफ जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, पर ये आम जनमानस का मानना बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सर्वे कराएगी, उनको तो किस तरह से माहौल, क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया है कि शिवराज सिंह जी जो घोषणावीर नाम से जाने जाते हैं, इतनी घोषणाएं उन्होंने की लेकिन क्रियान्वयन उसका नहीं हुआ। और वो जनहितकारी योजनाएं किस बात की, जब वो जनता के हित में उनके काम नहीं हो सके। योजनाएं तो बड़ी बड़ी हैं, उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये तमाम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इंतज़ार कीजिए, जनता ईश्वर जो वचनवीर हमारे कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में जो वचन दिया था किसान कर्ज माफ़ी का, वो करके दिखाया। जिन्होंने वचन दिया था कि 1000 गौशालाओं का निर्माण करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। आज गौ माताएँ सड़क पे घूम रही हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि उन गौशालाओं को बजट नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ कमलनाथ जी ने जो 25,000 से 51,000 किसान कर्ज माफ़ी गरीब कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर दी थी, तो साथ ही साथ कई काम, वृद्धा दिव्यांग पेंशन 300 से बढ़ा के 600 किए थे। तो उन्होंने जो वचन दिए वो 15 महीने में करके दिखाए। भाजपा कहती है कि उन्होंने तो 10 दिन में कहा था। आप बताइए क्या 10 दिन में संभव है? मैं मानता हूं 5 वर्ष लगते ये हैं। मेरा अगला सवाल था जी कि कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, और खासकर पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए अपना शीर्ष नेतृत्व का क्या आदेश है, या फिर क्या आपकी अपनी व्यक्तिगत तैयारियां हैं? इस पर हम आपका एक रुख जानना चाहेंगे। क्या आप, फिर मैं अगला एक सवाल आपके पीछे रखता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से आश्वस्त है और पूरी तैयारी में है। माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं इस वक्त नारी सम्मान योजना के तहत कि हर महिला के खाते में 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जनता को विश्वास है कि ये वचनवीर हैं, ये वचन 100% वो निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि घरेलू बिजली के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट आधे दामों पे दी जाएगी। जनता को विश्वास है कि ये होगा। किसान के लिए उन्होंने कहा है कृषक न्याय योजना के तहत कि 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिल फ्री रहेगा किसान के लिए, 12 घंटे किसान को बिजली दी जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। तो ये तमाम जो वचन कमलनाथ जी ने दिए हैं, जनता आश्वस्त है और जनता को एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जनता आश्वस्त है और जनता को विश्वास है कि वचनवीर कमलनाथ जी ये वचन जरूर निभाएंगे। इसलिए कांग्रेस की सरकार 100% इस बार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। हर सर्वे में कांग्रेस बढ़त पे है। साथ ही पृथ्वीपुर विधानसभा की आपने बात बोली, पृथ्वीपुर में एक तरफ वो हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जो एक पार्टी के नहीं हो सके, पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आ गए, और दूसरी तरफ उनका बेटा, उनका भाई जो उनके बीच का है, उनके परिवार का है, जैसा भी है जो भी है, पर उनका अपना है। और मुझे पूरा विश्वास है जनता अपने बेटे, अपने भाई को इस बार आशीर्वाद देगी, क्योंकि जिस सोच के साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ वो सोच बड़ा करने के लिए जनता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। यदि नौजवान साथियों के रोजगार के लिए काम करना है तो ये जनता आशीर्वाद देगी, तभी जब बेटे के हाथ सक्षम होंगे तभी बेटा काम कर पाएगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार पृथ्वीपुर की जनता बाहर के नेता को नहीं चुनेगी, अपने घर के बेटे को चुनेगी, और बेटा पूरी लगन के साथ हमारी माताओं बहनों के सम्मान में, बुजुर्गों के सम्मान में और नौजवान के रोजगार के लिए काम करके दिखाएगा। ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के परिवार स्वरूप जनता
उसको करना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ। उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है कि आपकी सेवा करना और आपके उद्धार के लिए और इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करना। तो आज आपसे मुलाकात करके पृथ्वीपुर विधानसभा हमेशा से चर्चित सीट रही है, बड़ा अच्छा लगा नितिन जी। और चुनावी दौरान फिर एक बार मुलाकात आपसे होती रहेगी। जरूर जरूर। आज आपने हमारे सवालों के बड़े सलीके से जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल चैनल